हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर हाजिर हूँ लेके अपने वादे के मुताबिक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब सोल्यूशन चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ लेके आपको कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराने के लिए। तो चैम्प्स तैयार हो जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और अपने काम पे आते हैं। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब आपको KH की वैल्यू दे दिया, ठीक है, एट 298 केल्विन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, एक्चुअली रूम टेम्परेचर होता है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर। कह रहा है क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछ रहा है। CO2 वाटर में डिजोल्व है, मतलब आपसे इन शॉर्ट कह रहा है आपको बताना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है तुम्हारा इस समय प्यारे बच्चों? CO2। तो आप कह सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताना है, या ऑब्वियसली तुम मास भी निकाल सकते हो। अमाउंट पूछ रहा है तो मास के टर्म में भी जवाब दे सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कर सकते हो और मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो तुम। ठीक ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो और क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर। वॉल्यूम क्या दिया है? 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर, मतलब वॉल्यूम तुम्हें दिया है 1 लीटर। ठीक। when packed under 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर, एंड प्रेशर कितना दिया है CO2 का, मतलब 2.5 एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया है? 2.5 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर सेम है, ऑब्वियसली टेम्परेचर सेम ही होता है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ के मेरे प्यारे बच्चों आपको इतना तो क्लियर हो गया कि बात हो रही है हेनरी लॉ से रिलेटेड। और हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या कहता था कि जो प्रेशर होता था वो किसके इक्वल होता था? हेनरी कांस्टेंट KH और इनटू x। मोल फ्रैक्शन काई किसका? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका था मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। याद करिए आपने पढ़ा था हेनरी लॉ में, द अमाउंट ऑफ गैस इज डिजॉल्व्ड, द अमाउंट ऑफ गैस इज डिजॉल्व्ड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। तो बस उसी को मैंने ऐसे करके लिख दिया है कि P इक्वल टू KH इंटू एक्स, या x मतलब मोल फ्रैक्शन, या काई मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो गया? P अपॉन KH। ठीक। अब ध्यान से सुनिए, आपको P भी दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर, KH भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.67 इंटू 10 के पावर 8। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? मोल फ्रैक्शन। क्या निकाल लोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं निकालना है, आपको निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देन फर्दर आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन। एंड आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा 1 लीटर वाटर है, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट इज टू मच। तो जो नीचे सॉल्यूट का मोल्स है उसको हम निगलेक्ट करेंगे, और ये काई भी किसके इक्वल हो जाएगा? ओनली NB अपॉन NA के। तो यहाँ से आप निकाल लेना काई की वैल्यू, उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देना NB अपॉन NA में। NA क्या है? वाटर है ना। वाटर का क्या होगा? NB मतलब मोल्स किसका? CO2 का मोल्स अपॉन CO2 का मोलर मास। CO2 का मोल्स अपॉन CO2 का मोलर मास। CO2 का मोल्स, मोल्स ऑफ CO2 लिखना है तो क्या लिखोगे? मास अपॉन मोलर मास। मास तुम्हें निकालना है, CO2 का मोलर मास क्या होता है? 44। फिर इनटू नीचे Na है, Na क्या है? वाटर। वाटर के मोल्स मतलब वाटर का मास कुछ नहीं तो ऑब्वियसली 1000 ग्राम, और उसका मोलर मास इंटू 18 कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको W की वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में किया है सिंपल, पहले इन्होंने क्या निकाला है? मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, फिर मोल फ्रैक्शन की जगह इन्होंने पुट कर दिया N अपॉन N। N और N कैसे वैल्यू पुट करनी है मैंने आपको बता ही दिया, रख देना। तो अगर मोल्स के टर्म में आंसर आएगा तो आ रहा है देखो 8.3 इंटू 10 के पावर -2 मोल पर लीटर, और इसी को तुम ग्राम में चेंज करोगे जैसा मैंने तुम्हें बताया फॉर्मूले में पुट करके, मोल्स की जगह वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट रख के जैसा मैंने बताया, तो आंसर आपको ये मिल जाए। देखो क्वेश्चन लगाने का ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं। हमेशा क्वेश्चन लगाते समय सिर्फ एक और एक बात का ध्यान रखना है, पहले पहले जो चीज़ें दी हुई उनको लिख लो। जैसे देखो जो दिया था मैंने लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये दिया था, ये दिया था। फिर क्वेश्चन पढ़ के देखो पूछ क्या रहा है, आपको इतना डाटा लिख के और क्या पूछ रहा है आइडिया लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उस फॉर्मूले को लगा दो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि सब दिया है वो डायरेक्ट निकाल लो, नहीं दिया है तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे डाटा जरूर दिए होंगे जिससे जो इसमें कमी है वो वाला आपको मिल जाए, आप उससे निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक, क्लियर, आसान था। आई होप आपने ऑब्वियसली अब वीडियो पॉज करके एक बार फिर से ध्यान से पढ़ के देख लेना, क्या दिया है क्या निकालना है, आपने लिख लिया, फिर आपको पता चल गया हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला लगना है, आपने फॉर्मूला पुट किया, मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन से मोल्स निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को देख के इतना तो आप जान ही गए होगे
CO2 को डिजोल्व किया गया वाटर में, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, CO2 इज अ सॉल्यूट। बस काम हो गया आपका। ठीक चैंपियंस। ठीक चलो अगला देखो, कह रहा है मीथेनॉल और इथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल सोल्यूशन मतलब अब लगना है राउल्स लॉ। क्या लगना है? राउल्स लॉ। आपको याद होगा आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब उनके लिए जो प्रेशर होता है P पार्शियल किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू उन्हीं का मोल फ्रैक्शन। याद होगा आपको। ठीक है। जैसे मान लो मुझे ए का निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। पी नॉट क्या है? प्योर स्टेट में, और जब वो प्योर स्टेट में होगा, और काई ए क्या है? उसका मोल फ्रैक्शन। वैसे पी भी निकालते समय हम क्या लिखते थे? पी नॉट बी काई बी। और राउल्स लॉ के हिसाब से अगर दोनों वोलेटाइल थे तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाता था मेरे प्यारे बच्चों? टोटल इक्वल टू हो जाता था पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक, ये मैंने आपको समझ लो एक तरीके से रिवाइज करवाया कि क्वेश्चन पढ़ के इतना तो दिमाग में चल जाएगा। तो कह रहा मीथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। देखो मीथेनॉल का आपको अमाउंट दे दिया 32 ग्राम ऑफ CH3OH मिथेनॉल एंड 23 ग्राम ऑफ C2H5OH। डाटा देखो जो गिवन है मैं लिख रहा हूँ। मैं आपको क्या दे दिया? आपको वेट मीथेनॉल का दे दिया है, CH3OH का वेट दे दिया है कितना? 32 ग्राम। और वेट ऑफ C2H5 तुम्हें दिया है मेरे प्यारे बच्चों 23 ग्राम। ठीक, एट 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब उसी भी कह रहा है 300 केल्विन पे जो देखो देखो मीथेनॉल का जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो 90 mm है ना? मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ क्या पी नॉट ऑफ मीथेनॉल कितना है? 90 mm ऑफ Hg। और पी नॉट ऑफ C2H5 जो दिया हुआ है वो दिया है 51 mm ऑफ Hg। ये गिवन डाटा है मेरे प्यारे बच्चों, ये गिवन डाटा है। ठीक, और आपसे अब पूछ क्या रहा है वो देखिए ध्यान से। अब देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन फॉर्मूले में ये चीजें दी हुई हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं किसी का भी? उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं, मिथेनॉल और इथेनॉल। उनके मास दिए हैं, इनके मोलर मास मिथेनॉल और इथेनॉल के तुम ऑब्वियसली आसानी से निकाल सकते हो। भाई C का 12, 3 हाइड्रोजन का 3, एक ऑक्सीजन का 16, फिर एक हाइड्रोजन का 1, मतलब ऐसे करके तुम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, मिथेनॉल और इथेनॉल का वेट, तो इसका मतलब तुम मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। ये मोल फ्रैक्शन मतलब जैसे मुझे मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स पहले निकाल लेंगे फिर आपने आप ऐड कर देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, पहले कह रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ये वाला फॉर्मूला। आपको पी ए निकालना है और पी बी निकालना है। पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, तुम किसी को मान लो, ए मतलब मिथेनॉल समझ लो, बी मतलब इथेनॉल समझ लो, या तुम लिख लेना। और मोल फ्रैक्शन के लिए तुम्हें निकालना है पहले मोल्स। तो क्वेश्चन में देखो पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास। मास 32 गिवन है, मोलर मास भी CH3OH का 32 ही होता है। चेक कर लो ना, C मतलब 12, टोटल 4 हाइड्रोजन है मतलब 4, एक ऑक्सीजन है मतलब 16। चेक कर लो कितना आया। वैसे C2H5 का निकालोगे तो कितना आएगा? 46। तो आपको इन दोनों के मोल्स पता चल गए इंडिविजुअल, मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मोल्स ऑफ इथेनॉल। और मोल फ्रैक्शन निकालना फिर आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या होगा? मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल, मतलब 1 अपॉन 1.5। वैसे इथेनॉल का निकालोगे 0.5 अपॉन 1.5, मतलब दोनों के मोल फ्रैक्शन तुम्हें इंडिविजुअली पता चल जाएंगे, CH3OH का भी और C2H5OH का भी। पी नॉट दोनों का दिया ही हुआ है, मतलब सीधे सीधे काम हो गया तुम्हारा। तुम्हें पार्शियल प्रेशर CH3OH का, पार्शियल प्रेशर C2H5OH का आसानी से निकल जाएगा। ठीक, अब तो बड़ा आसान हो गया। ठीक, एंड टोटल वेपर प्रेशर, फिर यही पी टोटल दोनों को जोड़ देना, 60 और 17 निकला, जोड़ देना 77 हो गया। ये भी आसान था, राउल्स लॉ पढ़ा है, फॉर्मूला पता है, क्लियर हो गया। अब कह रहा है दूसरा, ध्यान से देखो, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ठीक, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा उसको पूछ रहा है। तो मैं थोड़ा पहले ऊपर कर दूं, मेरे शक्ल की वजह से आपको पीछे वाला मटेरियल नहीं दिख रहा होगा, पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जो गिवन डाटा था मैंने बस वही लिखा है, आई होप आप देख लेंगे सिंपल सिंपल, उसके बाद सॉल्व भी है। अब कह रहा है ना मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज डाल्टन से लगाते थे। क्या लगाते थे? P पार्शियल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू P टोटल। ठीक, अब सोच के देखो, तुम्हें P टोटल पता है 67, P पार्शियल भाई मिथेनॉल का भी पता है तुम्हें 60, इथेनॉल का भी पता है 17। तो उनका जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मिथेनॉल का निकालना तो P टोटल 77 और P पार्शियल मिथेनॉल का क्या है
60 वो रख के निकाले ना। इथेनॉल के केस में पी टोटल अभी भी 77 होगा और पी पार्शियल क्या हो जाएगा, सिंपल। याद आ गया होगा, मैंने आपको समझाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिंपल है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे, है ना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकते हैं ढेर सारे एग्जाम्स में, वही मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सिंपल, आप एक बार पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा, जो डाटा गिवन है उनको लिख लीजिए, फिर फॉर्मूले आपको सारे पता ही थे, मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, फटफट निकाला, जो भी क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट, सिंपल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे भी मैं बता दूं, हम इसमें पूरे में हेनरी लॉ या जो भी है वो बात करता है सोल्यूशन के बारे में, है ना। सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, रिएक्ट नहीं कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा तो फिर तो कोई कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए पहला पॉइंट लिखा है। कह रहा ऐसी गैसेज जो रिएक्ट कर लेती है सॉल्वेंट के साथ वो हेनरी लॉ फॉलो नहीं करती, क्योंकि जैसे NH3 है तो तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तो बना लेता है NH4OH, है ना। अब यहाँ कोई हेनरी लॉ थोड़ा ना, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कंपाउंड ही चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो वही कह रहा है, दोज गैसेज रिएक्ट विद सॉल्वेंट डू नॉट फॉलो हेनरी लॉज। NH3 इन वाटर, जैसे HCl इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व हो जा रहे हैं या जिस भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, अगर सॉल्यूट रिएक्ट कर रहा है, नॉट डिसॉल्व, रिएक्ट कर रहा है अगर, तो वहां पे कोई सॉल्युबिलिटी वाला लॉ, हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हाँ हमें पता है, दोनों में वही तो बात हो रही है, राउल्स लॉ में भी हम निकालते हैं पी पार्शियल, हेनरी लॉ में भी निकालते हैं पी पार्शियल, बस अंतर वहाँ क्या था, राउल्स लॉ में पी नॉट इंट्रोड्यूस हो जाता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और हेनरी लॉ में उसकी जगह KH हो जाता है, बस बाकी सब तो वही था। तो इसलिए हम बोलते हैं राउल्स लॉ को इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। दोनों में डिफरेंस क्या है पढ़ाते समय मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों। हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, और राउल्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करता है। दोनों में डिफरेंस है, यही मेन ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, उसके लिए डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। आई होप आपको कुछ टर्म्स याद होंगे 11th के। डेल्टा एस होता मतलब होता है एंट्रोपी चेंज, और डेल्टा जी मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जो भी होंगी उनके लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस बन रही हैं, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो इसे कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, उनके लिए डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव, और डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, आप ऑब्वियसली ध्यान से पढ़ लेंगे, है ना। जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा वहाँ ज़्यादा वेपर बनेगा, तो वेपर फेज ज़्यादा रिचर होगा, मोर वोलाटाइल के केस में लेस होगा केस, है ना। ये कॉमन सेंस है, लेकिन इसको एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं क्या, कोनोवॉफ रूल। एल साइलेंट है, कोनोवॉफ रूल यही है कि अगर कंपोनेंट्स ज़्यादा वोलाटाइल होंगे तो वेपर फेज ज़्यादा होगा, कंपोनेंट्स कम वोलाटाइल होंगे तो वेपर फेज लेस रिचर होगा, इसी को बोलते हैं कोनोवॉफ रूल। आसान सा टर्म है, कोनोवॉफ रूल याद कर लीजिए, दिमाग में रुक जाए, और कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव में मुलाकात हो तो आप सॉल्व कर लें बस, और कुछ नहीं समझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 मोल हेप्टेन का वेपर प्रेशर है 92 mm ऑफ Hg। 1 मोल हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर बोल रहा है, मतलब ये प्योर स्टेट है, ठीक है। उसको मिक्स कर रहे हैं विद 4 मोल इसके ऑक्टेन के साथ, का वेपर प्रेशर दिया, मतलब ये भी, ये P0 ऑक्टेन का दे दिया है, ये P0 हेप्टेन का दे दिया है, ध्यान से समझना, ठीक। और ये मोल्स दिए हैं सीधे सीधे, ये इसका मोल्स है और ये इसका। कह रहा है फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, राउल्स लॉ लगना है, क्लियर हो गया। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी टोटल किसके इक्वल, P0 A काई A प्लस P0 B काई B। ध्यान से देखो तो तुम्हें P0 A P0 B दिया है, P0 A मतलब हेप्टेन मान लेना, B मतलब ऑक्टेन मान लेना, दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो इस बार मास नहीं दिया, सीधे मोल ही दिया है, तो काम आसान हो गया तुम्हारा। 1 अपॉन मोल क्या है 4, 1/5, तो पहले वाले का मोल फ्रैक्शन आ गया, और 4/5 दूसरे का आ गया, भाई उसका मोल अपॉन टोटल मोल, समझ ही रहे होगे तुम। फिर फॉर्मूला इंपुट कर दो, सीधे आ गया वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। आपने बोला अरे तो आसान था सर, तो वैसे भी आसान है, तुम ध्यान से समझोगे तो सब कुछ आसान है मेरे लाल, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 88 डिग्री सेल्सियस बेंजीन हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 900 टॉर, ठीक। 88 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रहा है, मतलब प्योर बेंजीन का बात हो रहा है, और टॉल्विन का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 360 टॉर। कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द मिक्सचर विद टॉल्विन दैट विल बी बॉयल एट 88 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बोल रहा है उसके बाद, दोनों आइडियल सोल्यूशन है, दिमाग तो काम कर गया, राउल्स लॉ लगना है ना। अब राउल्स लॉ लगना है मतलब फिर से वही,
ये पी नॉट ए आई ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी आई बी, पी टोटल फलाने फलाने सब हो गया अपने आप। क्वेश्चन में जो चीजें दी हैं वो तो दी हैं, पूछ क्या रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक। और क्या दिया, द मिक्सचर विथ टोलुइन दैट विल बी बॉयल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको सॉल्यूशन बेंजीन इन द मिक्सचर विद टोलुइन जिसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया है वो, मतलब सोल्यूशन का आपको पी टोटल दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन ऊपर क्या दिया है टॉर में, तो हम इसको भी किस में चेंज कर लेंगे, टॉर में। एंड आप सबको पता होगा 1 एटमॉस्फेयर में कितने टॉर होता है, 760 टॉर। फॉर्मूला वही लगा देना, पी टोटल वाला, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। थोड़ा ऊपर करता हूँ आपको प्रॉपर दिखे ना, मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए ना, पी टोटल क्या है 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 टॉर लिख दिया। पी नॉट ए क्या दिया है, चलो बेंजीन के लिए हम मान लेते हैं पी नॉट 900 है, वही ए मान लो मेरा है 900 इंटू आई ए पूछ रहा है बेंजीन का ही, हमें नहीं पता कुछ भी मान लो, चलो मैंने इन्होंने ए लिया हमने भी मान लिया ए, फिर प्लस पी नॉट बी टॉलुइन वाला कितना दिया है, ध्यान से देखिए 360, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन क्या होगा, मतलब मुझे तो नहीं पता सर, लेकिन एक चीज तो पता है ना, कि अगर एक ए है तो दूसरा क्या होगा 1 माइनस, आपने पता है दोनों का सम 1 ही होता है, बस हो गया काम। ये हो गया 900 ए, ये हो गया 360 माइनस 360 ए, बस सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू आ जाए, सिंपल। ए की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने में, 0.74। ये हो गया बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, 1 से माइनस कर दोगे जो बचेगा वो क्या हो गया 0.26, ये हो गया टॉलुइन। पूछा नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि आप दोनों का भी निकाल सकते हो, सिंपल है ना। आपको लगा रहे हाँ सर ये तो बड़ा आसान है, ठीक है कोई टेंशन नहीं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब मिलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ, उनसे भी मुलाकात करते हैं। कह रहा विच ऑफ द गैस विल नॉट फॉलो हेनरी लॉ, कौन सा गैस हेनरी लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो उसमें डिजॉल्व हो जाए, HCl वाला। कह रहा द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज 0.5 ग्राम पर लीटर एट 1 बार, देन इट्स सॉलिबिलिटी एट 3 बार, 3 बार पे क्या होगी। तो आपको ऐसे भी पता है गैस की सॉलिबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हम लोग पढ़ के बैठे हैं। तो अगर 0.5 ग्राम पर लीटर 1 बार पे हो रही है तो 3 बार पे क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका 3 टाइम्स मतलब 1.5 ग्राम पर लीटर, ठीक। हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल्स पढ़े थे, और मैंने आपसे बोला भी था कि स्कूल एग्जाम में MCQ हो, नीट में हो, जेई में, हर जगह उसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो कह रहा अरेंज द फॉलोइंग दैट फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन, याद आपको आया होगा कि सर ने बोला था आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या था, जो भी एग्जांपल्स थे वो मिलते जुलते टाइप के थे, मिलते जुलते, देखो ये वाटर ये मेथेनॉल अलग अलग है, एसीटोन इथेनॉल ये भी अलग अलग है यार, ये तो कीटोन है एल्कोहल है, बेंजीन टॉलुइन मिलता जुलता है, बेंजीन टॉलुइन एक CH3 तो टंगता है बस, एंड वाटर एंड HCl अलग है, तो ये आइडियल सोल्यूशन का, ठीक है। फिर कह रहा ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विद 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज, देखो ध्यान से मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या हो, अगर 0 हो तो वो होता है आइडियल सोल्यूशन, मतलब मिलाने पे उतना ही बने तो आइडियल सोल्यूशन, और 0 ना हो नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में 2 ऑप्शन था, ग्रेटर देन हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, और लेस देन हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन, पढ़ा था। तो एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, देख के ही पता चल गया कि पहले तो ये क्लियर है आइडियल नहीं, मतलब 10 और 40 मिलाने पे 50 नहीं होने वाला है, आइडियल होता तब ना 50, एग्जाम्पल ही देख के लग रहा है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म तो मैच ही नहीं करते, मतलब ये नॉन आइडियल है, ठीक है, मतलब कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एंड 50, ये तो 2 कट हो गए अपने आप। अब 2 ही ऑप्शन बचा, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन होगा 50 ml, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा तो लेस देन होगा। तो मैंने आपसे बोला था, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे उस दिन, आप प्लीज मेक श्योर एक बार देख लीजिएगा, इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा 50 ml। आंसर नंबर 4, आप चेक कर लेना, सिंपल, मैंने बोला था एग्जांपल, दिमाग में ध्यान रखना। क्या था, मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन इज एन एग्जांपल ऑफ, फिर मिल रहा है हेक्सेन हेप्टेन, एक ही सीरीज लग रही है टाइप की ना, एल्केन की सीरीज लग रही है, तो कैसा एग्जांपल हो गया, आइडियल सोल्यूशन, सिंपल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका दिमाग काम कर गया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश, नाम रोशन करोगे तुम लोग। आगे देखो, कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 90 डिग्री सेल्सियस इज दिस, बेंजीन P नॉट and a solution of 5 gram of solute in 58.5 gram of benzene has a vapor pressure 990 torr,
ध्यान से सुनना। कह रहा है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या है 1020 टॉर। इसमें जब हम 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे हैं 58.5 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो वेपर प्रेशर 990 टॉर हो जा रहा है, मतलब कम हो गया। देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, आपको क्या लग रहा है वेपर प्रेशर था, कुछ मिलाने पे वेपर प्रेशर कम हो गया। किससे रिलेट कर रहा है? आपने बोला अरे याद आ गया सर, इट इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सर, मिलाने पे कम हो रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर डाइल्यूट के केस में क्या, तो मैंने आपसे बोला भी था ना, मैंने आपसे बोला था कि क्या, देखो ये 5 ग्राम है, मतलब कम है ऐसे समझो, तो क्या लिखना है हमें? सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स। प्यारे बच्चों पी नॉट बेंजीन का दिया हुआ है, सोल्यूशन का पी एस दिया हुआ है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो गया। एन बी क्या है? एन बी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मोलर मास। मास दिया है देखो सॉल्यूट का 5 ग्राम, मोलर मास पूछ रहा है, तब डब्ल्यू बी दिया है, एम बी पूछ रहा है, और सॉल्वेंट का भी मास और मोलर मास, तो सॉल्वेंट का मास क्या है 58.5 ग्राम दिया है ना। और 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 मोलर मास, अरे बेंजीन है C6H6, एक कार्बन का 12 तो 6 का 2 और 6 हाइड्रोजन है 8, तब ये तो दिया ही हुआ है। मैं तो सॉल्यूट वाले का पूछ रहा है, बेंजीन तो सॉल्वेंट है। मतलब देखो सब कुछ तुम्हें पता है, सिर्फ यही ये भी पता है तुम्हें, सिर्फ एम बी पूछ रहा है। ऊपर देखो डाटा रखा हुआ है, आप समझ जाओगे तुरंत देखते ही। ठीक, सॉल्व कर लेना। सिंपल, आर एल वी पी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा एक ही बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। कह रहा है 5% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.877% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट। यहाँ क्लियर है कि वो केन शुगर है। केन शुगर मतलब C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, ऐड करके चेक कर लेना तो ठीक है। और अगले वाले का हमें नहीं पता है, अननोन सॉल्यूट है, उसी का तो मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। और आइसोटोनिक में आपने पढ़ा था, आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 हो जाए, मतलब C1RT इक्वल टू क्या हो जाए C2RT, दोनों का RT से कट, C1 इक्वल टू C2 तुम्हें करना है। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? मोल पर लीटर, इसका भी इक्वल हो जाए, मोल पर लीटर इसका भी आपस में इक्वल हो। और मोल्स किसके इक्वल होता है? मास अपॉन मोलर मास। 5% WIV मतलब होता है 5 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो n की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? लिखूंगा 5, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, n की जगह मैं क्या लिखूंगा 5। मॉलिक्यूलर वेट केन शुगर का मैंने बता ही दिया तुम्हें 342, और वॉल्यूम क्या है 100 ml, लेकिन ये n अपॉन वी है, कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर, तो ये ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये आ जाएगा 10। इसलिए देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है 5 इंटू 10 अपॉन 342, 5 इंटू 10 अपॉन 3 इक्वल टू, दूसरे वाले को तो हमें निकालना ही है, 0.877% WIV है, मतलब 0.877 है ना, अपॉन फिर से वही 100 ऊपर 1000 तो इंटू 10, और मॉलिक्यूलर वेट ही तो हमें निकालना है, एक्स मान के सॉल्व कर दिया तो एक्स आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिंपल, आपको लगा रही है हाँ तो ये तो आसान है भाई, RRT कट गया, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, आपको अच्छे से पता है मोल पर लीटर, और इन्होंने मोल्स को इस टर्म में दिया है, वेट बाई वॉल्यूम की टर्म में रिप्रेजेंट किया है कॉन्सेंट्रेशन को, तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ही होता है 5% WIV मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, 0.877% का मतलब पॉइंट इतना ग्राम इन 100 ml। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, कॉन्सेंट्रेशन वाले में एग्जाम्पल भी देखा था हम लोगों ने, आप एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो ये भी आसान है आपके लिए, आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 0.15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सब्सटेंस मतलब ये सॉल्यूट, ध्यान से देखो, गिवन डाटा लिखने की आदत डालो बस। 15 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट लिखा ही है, बॉइल्ड एट टेम्परेचर हायर बाई इतना डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ तो गए तुम, ये कहानी चल रही है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली। देखो बॉइलिंग पॉइंट इलिवेट हो गया, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो कह रहा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब खेल तुम समझ गए क्या है,
डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को मैं बी से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मास ऑफ सॉल्यूट ऑन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ए होना चाहिए केजी में, अगर केजी में नहीं होगा ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब टी एस माइनस टी नॉट बी। तो टी एस और टी नॉट बी अलग अलग नहीं दिया, एक ही साथ तुम्हें दिया, देखो हायर बाई दिस, मतलब डेल्टा टी बी की वैल्यू दिया है 0.216, के बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है देखो 0.16, देखो तुम्हें सब दिया है, क्या अननोन है बस पता चल जाएगा। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 0.15, देखते जाओ, इनटू ऊपर क्या है 1000, वो भी तुम्हें पता है, अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यही तो पूछ रहा है, मॉलिकुलर वेट क्या होगा, भी अननोन है, इनटू सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है प्यारे बच्चों, 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तुमने क्या नोटिस किया, सब तो दिया है, बस यही अननोन है, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, सिंपल। बाकी तो उस्ताद तुम लोग हो ही, ये तो ये कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, निपटाई लोगे, ठीक है चैंपियंस, ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, सब डाटा लिखा है, मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको ये लगे कि हाँ आसान है, बस आपको इसके अलावा जितने क्वेश्चन में करा रहा हूँ कुछ और प्रैक्टिस कर लेनी, बस तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुरंत मास्टर हो जाओगे, ठीक है। कह रहा है द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, राइज मतलब डेल्टा टीबी पूछ रहा है इसमें, ठीक है। राइज इन बॉइल, पढ़ लेते हैं, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ग्लूकोज, मास ऑफ सोल्यूट दे दिया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, इज इतना, सॉरी सॉरी डेल्टा टीबी दिया है 0.1 डिग्री सेल्सियस, पूछ रहा है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, मतलब इस बार तुमसे डेल्टा टी बी दिया है इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, के बी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी बी दिया है, मोलैलिटी के लिए चाहिए मास ऑफ सोल्यूट दिया है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ग्लूकोज है तो 180, पता है हमें C6H12O6 निकाल लोगे 180 हो, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया है, ग्राम में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब मोलैलिटी भी तुम्हें पता है कि भी निकल जाएगा बात, ठीक, आसान है आपके लिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है चैंपियंस, यस नो यस नो, ओहो बहुत बढ़िया, मैंने क्या बोला यस नो, तुम्हें लगता होगा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कहीं से यस बोले हैं, दिल से दिल का कनेक्शन है पगले, मैंने बोला ना बोलोगे तो सुनाई देगा मुझे, ठीक है चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इतना ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इतना ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास इज इतना, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, सोल्यूशन का है मतलब टीएस है, टीएस है ना, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछ रहा है तुम्हें, फॉर्मूला तुम्हें पता ही चल गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलर मास पूछ रहा है तुम्हें, मास दिया है, ये सॉल्वेंट का मास दिया है, ऊपर 1000 कर लोगे वो भी तुम्हें लग रहा होगा, अननोन है, के एफ की वैल्यू, के एफ की वैल्यू क्या है, क्या है 1.86, मैंने अब पढ़ाते समय आपको बोला था कि कुछ लोगों का नहीं देता, जैसे वाटर का देखो नहीं दिया के एफ की वैल्यू, मोस्टली वैसे क्वेश्चन में देता है, नहीं दिया, याद कर लेना, वाटर के लिए के एफ क्या है 1.86, के बी क्या है वो भी बताया था मैंने उस समय पढ़ाते समय, ध्यान रखना, ये भी तुम्हें पता है, डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एस, सोल्यूशन का तुम्हें दिया है देखो टी एस 71.9 दिया है, टी नॉट एफ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, कितना होता है 273 केल्विन, तो यहाँ रख लेना, कितनी बड़ी बात है 273 माइनस 271.9, तुम डेल्टा टी एफ निकाल लोगे, क्लियर है ना, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एस, टी नॉट एफ क्या है प्योर वाटर, तो पता ही तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और सोल्यूशन का तो ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, रख लिया, एम पूछ रहा है, सब कुछ नोन है, निकाल लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आपको लग रहा होगा आसान आसान ना, कि अब तो सब कुछ दिया है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है तुम्हें, इसी को बोलते हैं बेटा, ये कहावत जो कही गई ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही वाला है, अभी मत कहना मैन, हम तो स्टूडेंट हैं, सबके लिए जो भी प्रैक्टिस करे, अब देखो तुम जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हें लगेगा अब चीज़ें आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन मत गड़बड़ करना, है ना, क्योंकि मेरी हाथ तुम्हारे, मेरी नाक तुम्हारे हाथ, यार मत गड़बड़ मत करना, मेरी नाक के साथ, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर इज दिस, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब AF, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना मोलर सोल्यूशन, सीधे मोलरिटी दे दिया है तुम्हें, मास मोलर मास सब झंझट खत्म, ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है इस बार, नॉन इलेक्ट्रोलाइट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो फॉर्मूला तुम्हें पर क्लियर ही है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी भी दिया हुआ है, KF भी हुआ है, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, और डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, T0 माइनस TS, T0 F माइनस TS, ठीक है, T0 ही पूछ रहा है तुमसे, देखो ना क्या, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तुमसे पूछ रहा है ना, इतना मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, बस ये तुम्हें डेल्टा TF की वैल्यू पता है, T0 F माइनस TS में से TS पूछ रहा है, T0 F पता ही है, अपने आप निकाल लेना, खत्म, ठीक है चैंपियंस, चैंपियंस ठीक है, आना करो, ये डिग्री सेल्सियस में इसलिए यहाँ जीरो लिखा है, अरे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए जीरो लिखा है, मैं सोचना 273 इस बार तो नहीं लिखा, एक केल्विन में 1 डिग्री सेल्सियस में थोड़ा ना अच्छा लगेगा, है ना, दोनों डिग्री सेल्सियस में इसलिए कि जीरो लिखा है, कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है चैंपियंस, आगे बढ़ते हैं, आसान है, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, मोहल्ला लूट लोगे तू लोग, काहे परेशान हो, आगे देखो, कह रहा केन शुगर सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, केन शुगर अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, C12H22O11 मॉलिक्यूलर वेट 342 एट 300 केल्विन दिया हुआ है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, तो मैं आपको बता दूं, जो आप लिखते हो ना पाई इक्वल टू CRT, में जो C है ना वही स्ट्रेंथ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मतलब स्ट्रेंथ, तो C किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन RT, पाई क्या दिया है, ये R की वैल्यू पता है 0.0821 बता चुका हूँ, T की वैल्यू दिया है 300 केल्विन, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाला भी बात सिंपल है ना, चलो आगे देख लो, कह रहा व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, 12% मतलब 12 ग्राम इन 100 ml, ध्यान रखना है ना, को नहीं दिया हो मतलब W/V ही होता है, मास बाई वॉल्यूम ही हम टर्म में देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कई बार हम पढ़ चुके हैं, केन शुगर तो 342 ही होगा एट 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक, कह रहा है 12 ग्राम शुगर, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई पूछ रहा है, इक्वल टू CRT, टी दिया है डिग्री सेल्सियस में, चेंज कर लेना केल्विन में, R 0.0821 होता है, तुम अच्छे से जानते हो बिना टाइम वेस्ट किए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, मोल किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट क्या है केन शुगर, उसका मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास 12, मोलर मास 342, वॉल्यूम 100 ml में होता है, ml है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये C हो गया R 0.0821, T हो गया आपका 17 डिग्री सेल्सियस टू 273 प्लस 17 कर लोगे कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो आंसर आपके सामने रहेगा, सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है चैंपियंस, ठीक है ना, कितना आसान काम है आपके लिए, कौन सा बड़ा मैंने कुछ मुश्किल बोल दिया, ठीक, इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार देखना है और एक एक और प्रैक्टिस कर लेनी बस, उसके बाद में कोई रोक थोड़ा ना पाएगा, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर वाज फाउंड टू बी आइसोटोनिक, अब देखो जो बोलता है लिखने की आदत हर बार मैं बोल रहा हूँ, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम यूरिया 1 लीटर में, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट भी दे दिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी दे दिया, वाज फाउंड टू बी आइसोटोनिक है किसके साथ, 0.5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आइसोटोनिक है मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2, ठीक है, 0.5% मतलब 0.5 ग्राम इन 100 ml, मतलब मोल्स की जगह मास भी पता चल गया, वॉल्यूम भी तुम्हें पता चल गया, मोलर मास ही तो पूछ रहा है, तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 मतलब C1RT इक्वल टू C2RT, RT कट जाएगा, C1 मतलब N1/V1 इक्वल टू N2/V2, N मतलब मास अपॉन मोलर मास, मास 8.6, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, फॉर्मूला मैं बता दूं NH2CO2 ऐड करके वेट चेक कर लेना 60 आएगा, तो ये N निकल गया, वॉल्यूम V1 क्लियर ही है 1 लीटर दिया हुआ है, वैसे N2 के केस में आना उसका मास अपॉन मोलर मास, तो मास तो 0.5 है, मोलर मास हमें नहीं पता है, M2 वही अननोन है, और अपॉन वॉल्यूम इन 100 ml है, तो निकाल लेना, ठीक, ओहो ठीक, सिंपल, ये भी सॉल्व कर लिया आप,
तो एक बार कैलकुलेट करके चेक कर आ रहा है कि नहीं। नहीं है तो हम आप लोग बात करेंगे कमेंट में, डोंट वरी, है ना। ठीक ठीक, यस नो। ये फिर से कुछ की पॉइंट्स हैं आपको, मतलब एज ए रिवीजन के लिए मैंने दे दिया बस। आपने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, ये सारा जो हमने पढ़ा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले सारे फॉर्मूले वही तो लिखे हैं। और कह रहा है इन चारों में से जो बेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मेथड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। सब में मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूले में है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सबसे बेस्ट हम मानते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इसमें नो टेम्परेचर चेंज इन इन्वॉल्व, बाकी में टेम्परेचर चेंज है, टी से रिलेट कर रहे हैं, में नो टेम्परेचर चेंज इन इन्वॉल्व। ठीक है, हेलो, ठीक है, ठीक। अच्छा, कहते हैं ना जब हमें इंजेक्शन लगता है हमारे ब्लड में, तो हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस जो भी इंजेक्शन होते हैं, ये समझ लो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट कर रहा हूँ तुम्हें, तो वो आइसोटॉनिक बनाते हैं ब्लड के साथ। क्योंकि अगर आइसोटॉनिक नहीं होगा तो जो भी आरबीसी है पीएच डिफरेंस की वजह से या ऑस्मोसिस की वजह से अलग अलग होगा, तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी इंजेक्शन दिया जाता है जो भी आप में, वो कैसे होते हैं, आइसोटॉनिक विद ब्लड होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है आइसोटॉनिक कॉन्सेंट्रेशन, या आप कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। और वो वैल्यू कितनी है, तो देखो लिखा है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन इज आइसोटॉनिक विद ब्लड। जब आपको ढेर सारा डिहाइड्रेशन वोमिटिंग होती है तो सलाइन चढ़ता है ना, सलाइन बोतल वाला, वो इतना ही परसेंटेज वाला होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर, तो वही लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं बर्कले एंड हार्टले मेथड से। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में रखना, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब नाम समझ लो, है ना। बर्कले एंड हार्टले से ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस से, और फ्रीजिंग पॉइंट में हम कैम्फर का यूज करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वाले एक्सपेरिमेंट में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले में हम कैम्फर का यूज करते हैं, बेस्ट सॉल्वेंट है ये टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इसका KF की वैल्यू को बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहें तो काम और अच्छा हो जाएगा, मतलब और अच्छे मार्क्स आप अटेन कर लोगे, दिमाग बढ़ेगा, ठीक है। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ आपसे बात करते हैं। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन, बॉइलिंग नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग नहीं, डिप्रेशन इन, ये तो लिखा ही नहीं है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज कैसा है, नॉन वोलाटाइल। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो आपने पढ़ा है क्या, देखो आपने जो भी पढ़ा है, मुझे मैंने डेल्टा TF इक्वल टू AF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में सीधे सीधे आप क्या लिखते हो, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ऊपर होता है, तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मतलब यही तो बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट 1% 2%, तो इससे क्या हो रहा है, जैसे 1% 2% ये सब लिखा है, तो इससे मोल्स बढ़ रहे हैं। तो ये मोल्स जब बढ़ रहा है तो मतलब मोलैलिटी बढ़ रही है, मोलैलिटी बढ़ रहा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर नहीं पूछा है, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट का पूछा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होता ऑर्डर तब क्या हो जाता, सबसे ज़्यादा 10, फिर 3, फिर 2, फिर 1, भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर है तो इसका उल्टा, राइट आंसर इज 1, 2, 3 एंड 10, ठीक है। सिंपल है, समझ गए होंगे आप, है ना, कि ये बढ़ेगा तो डेल्टा TF डायरेक्टली क्वेश्चन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात हुई है, उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। कह रहा है जो भी कोल्ड कंट्रीज हैं उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड करते हैं रेडिएटर्स कार में, इससे क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर, डिप्रेशन कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो इट इज रिजल्ट इन रिड्यूसिंग फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे रेडिएटर फट ना जाए, जम जाएगा उसमें, फट जाएगा, गाड़ी कैसे चलेगी, तो इसीलिए यूज़ करते हैं। ये याद कर लेना, इथाइलिन ग्लाइकॉल का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के पर्पज में यूज होता है, इसलिए मिलाते हैं उसको, ठीक है, विंटर्स में, ठंडी में। कह रहा कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हिच हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट दिस एंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे तब, अगर मैंने, मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ रिलेशंस होता है इसके बीच में। एक फार्मूला है थोड़ा रिलेट करने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। अब सीधे सीधे फार्मूले पे ये क्वेश्चन है जो रिलेट करता है किसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, ये आपस में क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, ठीक है, हेलो, ठीक है। हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपको फार्मूला बता देता हूँ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जब हमने पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट वाले पेज में कुछ फॉर्मूले लिखे थे आपके लिए,
मे भी आपको नहीं याद होंगे, आप थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाए, मैं अभी आपको बता भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कह रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 4 एटमॉस्फेयर, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट इतना केल्विन अंडर सिमिलर कंडीशन। तो क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 4 एटमॉस्फेयर, मतलब पहले वाले के लिए पाई 1 इक्वल टू CR1 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले के लिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट दिस, तब पाई 2 इक्वल टू CRT2। तो आप देखो ना, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेट कर रहा है, तो रिलेशन क्या बन रहा है, पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल टू T1 T2। पाई 1 देखो 4, पाई 2 पूछ रहा है, T1 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, कौन T2 546, T2 से कट गया, ये 4 2 जाए, राइट आंसर 8। सिंपल है ना, ये तो बड़ा आसान था, आपने बोला अरे ये तो बहुत आसान है, मजा ही आ गया। ठीक, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हो गया ठीक, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में, और कुछ और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर एंड कुछ और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और अगले वीडियो तक मेरा इंतजार करिए। ठीक है, आपके पास तो वैसे भी आप तुरंत भी देख लेना, आपकी मर्जी। चलो ठीक है बच्चों, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखो।